बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ठीक है आप लोग सारे? चलें जी, इसको कंटिन्यू करते हैं हम सेम लेक्चर को जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किए, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, फिर हमने डिफाइन किया था पीडियाट्रिक नर्सिंग को, क्वालिटीज हमने डिस्कस की थी ऑफ गुड पीडियाट्रिक नर्स। देन हमने रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स डिस्कस किए थे, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल में। जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। ठीक है जी, इसको आपने साथ साथ लर्न करना है। पीरियड इंटायरली टफ सब्जेक्ट, आप इसको एकदम से नहीं इस पे फोकस कर सकते। ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट है और इसमें आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा टफ पेपर आता है इसका, तो इसलिए इसको स्टार्ट से ही इसको जो है ना मेन इसकी जो है ना कंसंट्रेट इस पे करें अपना। ठीक है जी, किसी को कोई कुछ नहीं समझ आता तो एनी टाइम यू कैन आस्क, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं आप लोग, आई विल गाइड यू। ठीक है जी, यहाँ से हमने लास्ट लेक्चर प्रीवियस वन जो है वो फिनिश किया था, तो इसमें हमने सेटिंग डिस्कस की थी जहाँ पे फिर नर्स जो हैं वो वर्क कर सकती हैं, और उसमें हमने देखा कि स्कूल्स में, क्लिनिक्स में, डे केयर में, समर कैंप्स में और रिहेबिलिटेशन सेंटर जो होते हैं वहाँ पे नर्स जो है वो वर्कआउट कर सकती हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली सेंटर्ड केयर अप्रोच कि फैमिली सेंटर्ड केयर क्या होती है। ठीक है जी, तो क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि जैसे ही पीरियड्स पेशेंट को हमें केयर देनी है, साथ में हमने फैमिली को भी फोकस करना है। तो फैमिली सेंटर्ड केयर इज philosophy ऑफ केयर that acknowledges the importance of the family unit as the fundamental focus of all healthcare intervention। ठीक है, इसमें हमने मेन हमारा जो फोकस है वो फैमिली पे होना है। नेम से ही शो है कि इसमें हमने फैमिली सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करनी है, तो हमने इसमें फैमिली को इम्पोर्टेंस देनी है, फैमिली को एज ए यूनिट लेके चलना है। और इसमें पीरियड्स में हमने बच्चों की नीड्स के साथ साथ फैमिली की जो नीड्स हैं उस पर भी फोकस करना होता है। उनको भी हमने हेल्थ केयर इंटरवेंशन में जो है वो प्लान करना होता है और उस पर फोकस करना होता है। समटाइम क्या होता है कि कुछ लोग डिफरेंट कल्चर से होते हैं, डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड से होते हैं, वो क्या करते हैं, मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं फील्ड वॉर में जब मैं वर्क करती थी। तो उसमें ये था कि जैसे ही बच्चे एडमिट होते हैं नो एनआईसीयू में, फॉर एग्जांपल अगर प्री मेच्योर बेबीज हैं वो आए हैं, तो क्या होता है कि उसमें उनको एनजी फीड की ज़रूरत होती है, उनको इंक्यूबेटर में रखने की ज़रूरत होती है, उनको कॉलेज भी हमने पास करना होता है, या फिर हमें फोटोथेरेपी जो है उसके अंदर रखना होता है। तो पेशेंट के जो केयर टेकर होते हैं या पेरेंट्स होते हैं वो सिंपली रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमने अपने बच्चे को ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं देना। अब यहाँ पे फिर बायसनेस आती है, यहाँ पे डिलेमा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए फैमिली सेंटर्ड केयर अप्रोच का ये मतलब है कि हमने पेशेंट की केयर तो देनी देनी है, उसको फोकस करना ही करना है। यहाँ पे हमने फैमिली को भी फोकस करना होता है। ठीक है जी, अगर फैमिली मना कर रही है तो आप उसको काउंसलिंग कर सकती हैं, उसको समझा सकती हैं कि भाई अगर हम कोई ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं तो आपके बच्चे की जो है वो जान बच सकती है और उसकी एज जो है वो अच्छी हो जाएगी, उसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। तो आपने उसको काउंसलिंग करके ही उनको समझाना होता है। अगर वो नहीं मानते तो फिर एथिकल कमेटी जो है वो बिठाई जाती है, वहाँ पे डिस्कशन होती है, फिर वो देखते हैं कि पेशेंट के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, बच्चे के लिए, और फैमिली जो है वो क्यों डिनाई कर रही है, क्यों नहीं, क्या उनको इश्यूज़ हैं, रिलीजियस इश्यूज़ हैं या कोई एक्सपेंस का इश्यू है, किस तरह के इश्यूज़ हैं। ठीक है जी, तो फिर ऐसे पेशेंट को जो अफोर्डिंग नहीं होते, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं तो फिर उनको गवर्नमेंट की तरफ रेफर कर दिया जाता है, या कोई ऐसे एरिया में रेफर करते हैं जो फंडिंग प्रोग्राम चला रहे होते हैं, या कोई एनजीओ होते हैं, उस तरह के जो लोग होते हैं उनको रेफर किया जाता है। ठीक है जी, तो फिर उनको जो है वो बताया जाता है। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि प्रीवियस लेक्चर रिपीट कर दें जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को।
तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने डिफाइन किया था, इंट्रोडक्शन देखा था हमने पीड नर्सिंग का, फिर हमने पीडियाट्रिक नर्सिंग जो है उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। उसमें हमने डिफाइन ये किया था कि ये एक आर्ट है और साइंस है जो कि नर्सिंग केयर जो प्रोवाइड करती है फ्रॉम बर्थ बर्थ से लेके टू द अडल्टन पीरियड तक। ठीक है जी। फिर हमने देखा हो कि उसमें ना सिर्फ उसकी ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ पे फोकस करना है, बल्कि नर्स में उसकी इमोशनल, मेंटल और साइकोसोशल जो ग्रोथ है उस पर भी उसमें फोकस करना होता है। इसके अलावा उसने क्या करना होता है कि हमें उसकी जो क्वालिटी थी वो हमने सेट की थी कि उसको गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, उसको लॉयल होना चाहिए, ठीक है जी, पेशेंट होना चाहिए नर्स को, और उसको फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, फैमिली को वो टीचिंग प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा लव टू वर्क विद चिल्ड्रन, ये सारी हमने चीज़ें लिखी। और फिर हमने उसके रोल्स डिस्कस किए थे जो कि प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे हमने जो रोल हैं वो हमने उससे डिस्कस किए थे। फिर हमने डिफरेंशिएटेड प्रैक्टिस में और उसके एडवांस प्रैक्टिस के रोल्स भी हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फैमिली सेंटर्ड केयर अप्रोच। इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो फैमिली है, फैमिली को लेके साथ चलना है। और इसकी एग्जांपल मैंने ये दी कि अगर कोई बच्चा प्री मेच्योर बेबी जो है वो बोर्न हुआ, तो उसको बहुत सारी जो है रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उसको इनक्यूबेटर में रखने की जरूरत भी होती है, उसको एनजी फीड करानी होती है, उसको पॉलिश भी पास किया जाता है। इसके अलावा उसकी जो है प्रॉपर केयर होती है, ऑक्सीजन थेरेपी भी करा सकते हैं, साथ में फोटोथेरेपी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पेरेंट जो है वो डिनाई कर रहे हैं, वो इंटरवेंशन नहीं लेना चाह रहे, या वो रिलीजियस बेस की वजह से, या वो कल्चरल है, या उनको लैक ऑफ नॉलेज है, डिफरेंट उसमें वो हो सकती हैं। तो फिर हम यहाँ पे एज ए नर्स आपका मेन रोल है कि आप उनकी काउंसलिंग करें, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो उसकी बेस पे फिर आप सफर करके नेक्स्ट आप चलते हैं। नेक्स्ट है जी, health team should be flexible and creative in caring for the child within his family, as their intervention are based on the needs of parent and child and on their coping resources। ठीक है जी। इसमें ये है कि हेल्थ टीम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि एक फिक्स जो है आपने नर्सिंग केयर प्लान नहीं बना लेना, आपने रिज्ड फॉर्म का जो नर्सिंग केयर प्लान है वो नहीं बना लेना। तो उसमें जो है वो डिफरेंट किस्म की जो क्रिएटिविटी होती है वो आपने होना चाहिए, आपको क्रिएटिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसमें हमने ये है कि कुछ चीज़ें हमें अपनी भी उनको बतानी पड़ती हैं कि आपके बच्चे को ये नीड्स हैं। फॉर एग्जांपल कुछ नीड्स पे या कुछ इंटरवेंशन पे पेरेंट्स जो है वो एग्री नहीं करते, तो फिर आपको उसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए कि अच्छा जी अगर आप ये चाहते हैं तो हम इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन ये ले लेते हैं। ठीक है जी। As their intervention are based on the needs of parent and child and on their coping resources, क्योंकि जो हमारी इंटरवेंशन होती हैं वो ज़्यादातर बेस करेंगी चाइल्ड पे और उनके पेरेंट्स की। ठीक है, हमने उनको दोनों को साथ लेके चलना होता है, तो उसमें सारी चीज़ें हमने उसमें देखनी होती हैं। और उनका कॉपिंग लेवल क्या है, उनकी कॉपिंग रिसोर्सेज क्या है, वो स्ट्रेस लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या नहीं करते, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब इस लेवल पे जो कॉपिंग है वो उनकी ज़ाहिर सी बात है स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। अगर आप देखें अपने सराउंडिंग में किसी फैमिली में कोई बच्चा बीमार हुआ है तो सबसे पहले क्या होता है, पेरेंट्स जो हैं वो थक चुके होते हैं घर में केयर दे के, वो कहते हैं पता नहीं बच्चे को क्या हो गया है, इतनी परेशानी होती है उनको, इतना वो स्ट्रेस शो कर रहे होते हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही होती। ऐसे में पेशेंट्स होते हैं वो हाइपर भी हो जाते हैं, समटाइम्स उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो नर्सिस से लड़ते हैं, डॉक्टर से लड़ते हैं कि हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, इसको ठीक करें, ये करें, वो करें। तो इस सिचुएशन में फिर काउंसलिंग जो है ना एक बेस्ट ऑप्शन होती है, हर चीज़ में उसकी काउंसलिंग की जाए। नेक्स्ट है जी, ऑल्दो द फैमिली इज द अल्टीमेट कोऑर्डिनेटर ऑफ इट्स ओन केयर, द नर्स कैन हेल्प एस्टैब्लिश अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर द फैमिली मेंबर्स एंड हेल्प देम एक्सेप्ट एंड यूटिलाइज द केयर प्रोवाइडेड। ठीक है जी। अब इसमें क्योंकि फैमिली जो होती है कि वो अल्टीमेट कोऑर्डिनेटर होती है, ठीक है जी, क्योंकि उसने जो जो अपनी फैमिली में यूनिट्स में अपने फैमिली के अंदर रहते हुए लोगों को जो केयर प्रोवाइड करनी है वो उसकी कोऑर्डिनेटर होती है एक्चुअली।
तो नर्स ने हमेशा क्या करना होता है कि फैमिली मेंबर के साथ मिलकर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, जो कि फैमिली मेंबर्स के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और जो केयर जो हम चाइल्ड को प्रोवाइड करें वो उसके लिए भी बेस्ट हो। ठीक है जी, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता। आप अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा कह रहा है कि मैंने अभी इंजेक्शन नहीं लगवाना, मैं थोड़ी देर तक लगवा लूंगा, लेकिन उसकी मदर कह रही है नहीं नहीं अभी इसको लगाओ, अभी इसको लगाओ, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी। ठीक है, आपने उसकी मदर को समझाना है कि नहीं आप चले थोड़ा सा टाइम दे बच्चे को, इस तरह बच्चा भी इसको एक्सेप्ट करे और उसकी मदर भी जो है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करे। ठीक है, आपने हरी में नहीं आना, पेशेंस को करनी है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो फैमिली मेंबर्स और जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके दरमियान जो है ना बनाएं। She can guide family members through the unknown of new experiences in seeking holistic health care. ठीक है जी, अब इसमें ये है कि न्यू एक्सपीरियंसेस जैसे अननोन जो होता है जो होती हैं उसके बारे में, न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बारे में उसको नहीं पता होता, तो वो उसके बारे में भी फैमिली मेंबर्स को गाइड कर सकती है। क्योंकि अगर किसी फैमिली का फर्स्ट बेबी है तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो नया ही एक्सपीरियंस है ना। अगर बेबी भी उसकी केयर क्या करनी है उसको तो नहीं पता, उसको तो नॉलेज नहीं है, तो इसलिए उसने उसके साथ उसको ना सारी चीज़ों को लेके चलना है और उसको होलिस्टिक केयर भी प्रोवाइड करनी है, वो उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी है और उनको प्रॉपर गाइड करना है। जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही। स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको और वीडियो आ रही है क्लियर? होलिस्टिक हेल्थ का मतलब होता है ओवरऑल केयर प्रोवाइड करना। ठीक है जी, ओवरऑल उसमें सारी चीज़ें उसमें फोकस करेंगे, उसमें एक कंपोनेंट नहीं आएगा, बल्कि हम कहते हैं कि हम पेशेंट को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स कि हम उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं उस पर उसका फोकस करते हैं। ठीक है, उसके इमोशनल, उसके फिजिकल, उसका ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हम उस पर फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जी पेरेंट एजुकेशन। वन ऑफ द क्रूशियल रोल्स दैट pediatric nurses should undertake with the child according to his age and his family members। ठीक है जी, ये भी पेरेंट एजुकेशन है जो कि हमने चाइल्ड को उसकी एज के अकॉर्डिंग एजुकेशन देनी होती है और फैमिली मेंबर को भी हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है। The nurse has many opportunities in providing health education to parents and for children। अब उसके पास जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो उसको प्राइमरी लेवल पे भी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती हैं, सेकेंडरी लेवल पे भी और टर्शियरी लेवल पे भी। उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और फीस से रिलेटेड तो बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिसमें वो उसको हेल्थ गाइड जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं। लाइक अगर उनका फर्स्ट बेबी है तो फर्स्ट बेबी से पहले जो है ना आप उसको उसकी केयर बता सकते हैं, न्यू बॉर्न केयर के बारे में बता सकते हैं, फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बता सकते हैं उसको पेरेंट्स को। इसके अलावा उसके जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन है उसके बारे में बता सकते हैं। फिर उसकी न्यूट्रिशन के बारे में आप जो है गाइड कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन बता सकते हैं कि छोटा बच्चा है तो उसको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और बड़ा बच्चा जैसे जैसे वो ग्रोइंग एज में जाएगा तो उसकी डाइट किस तरह से मॉडिफाई होगी। वीनिंग पीरियड जो होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
इसमें ये होता है कि बच्चे ने किस तरह से उसमें 4 फर्स्ट 4 मंथ तो जस्ट उसने ब्रेस्ट फीड पे रहना होता है। आफ्टर 4 मंथ जो है हमने कुछ सॉफ्ट डाइट जो है वो उसकी डाइट में उसकी फीड में स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मैश बनाना, पोरिज वगैरह, दलिया वगैरह इस तरह की चीज़ें वो आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट करते हैं, इसको हम वीनिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है जी, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इसके और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे नर्स जो है वो हेल्थ एजुकेशन पेरेंट्स को और चिल्ड्रन को प्रोवाइड कर सकती हैं। स्टूडेंट्स ये जस्ट पीड्स के लेक्चर हैं, ठीक है। एपी का हम डिफरेंट लेक्चर लेंगे। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जिसमें एपी भी इन्वॉल्व है, ठीक है जी। लेकिन एपी के कंटेंट डिफरेंट हैं, वो इंशाल्लाह हम डिफरेंट साथ साथ पढ़ते रहेंगे। वो फर्दर जो कमिंग जो लेक्चर आएंगे उसमें हम एपी जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पीड्स के कंटेंट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो एंटायरली पीड्स के हैं, उसमें एपी का कोई रोल नहीं है। अब जो हम एपी के डिस्कस करेंगे उसके डिफरेंस हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ कंटेंट्स सिमिलरिटी के साथ हों, कुछ सिमिलर हों, तो इसलिए आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर दोनों पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, अब मेन का जो नर्सिंग जो फोकस है, जो कि हेल्थ एजुकेशन के, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, वो मेन फोकस है जो कि नर्स ने उन एरियाज पे फोकस करना है जब भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले है जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नीड्स। आपने फोकस करना है चाइल्ड की ग्रोथ पे और उसकी डेवलपमेंट नीड्स पे। ग्रोथ के लिए क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए और डेवलपमेंट के लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये हम इंशाल्लाह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो फिर उसमें आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें उसमें जो है क्लियर हो जाएँगी। नेक्स्ट है जी चाइल्ड हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस एज न्यूट्रिशन नीड एंड हाइजीनिक केयर। उसकी प्रमोशन को आपने मेंटेन जो है करना है, हेल्थ प्रमोशन पे फोकस करना है और उसकी मेंटेनेंस को जो है ना फोकस करना है। यानी कि हमने ये कहना है पेरेंट्स को कि आपके बच्चे की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो अच्छे तरीके से मीट आउट हों और उसकी हाइजीनिक केयर जो है वो प्रॉपर हो, उसकी हाइजीन का ख्याल करें, उसको प्रॉपर बाथिंग कराएं अगर बाथिंग की ज़रूरत है, उसको बॉडी वॉश की ज़रूरत है, हेयर वॉश की ज़रूरत है, डायपरिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके अगर फीड कराया है तो उसके बाद जो कुछ बच्चे जो हैं वो स्पिट आउट करते हैं फीड को, तो उसमें भी उसकी केयर बहुत इन्वॉल्व है। अगर आप बच्चों की प्रॉपर केयर नहीं करते तो बच्चे स्मेली लगेंगे और जो टायरी से लगेंगे और अजीब से फिर वो रेस्टलेस भी होते हैं। तो जितनी ज़्यादा उसकी हाइजीन का ख्याल करेंगे उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट है जी प्रिवेंटिव स्टेप्स सच एज एक्सीडेंट प्रिवेंशन इम्यूनाइजेशन एंड पीरियोडिक एग्जामिनेशन। अब आपने यहाँ पे प्रिवेंटिव जो है मेयर्स है वो ये लेने होते हैं। कुछ बच्चे जो एक्सीडेंट हुई, अब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो रोड क्रॉस करते करते उनको नहीं पता चलता कि कोई बाइक आ रही है, कोई कार आ रही है, तो वो उनके सडनली एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चे गिर सकते हैं, फॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। किसी भी हाइट से उनका जो है बैलेंस नहीं हुआ, या वो स्टेयर कर जब वो जा रही हैं सीढ़ियों पे क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो भी बैलेंस नहीं हुआ तो वो बच्चे गिर सकते हैं। इसके अलावा ड्राउनिंग, ठीक है जी। बच्चे अगर शॉवर ले रहे थे या टब बाथ ले रहे हैं या ठीक है तो उसमें उनके डूबने के बड़े खदशात होते हैं, तो वो भी हमें उन एक्सीडेंट से भी प्रिवेंट करना होता है। दूसरा बर्न, बर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चे जो हैं वो फ्लेमेबल चीज़ों को हाथ लगा लेते हैं तो बर्न जो है उनके ईजिली हो जाते हैं, तो हमने उनको प्रिवेंट करना होता है। ठीक है जी, इम्यूनाइज़ेशन करनी है, हमने उनकी प्रॉपर्ली उनके हार्ट के टीके वगैरह लगाने हैं ताकि वो जो डिजीज़ेज़ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं और जो दूसरी हैं मीज़ल मम्प्स वगैरह, तो उससे वो जो है ना प्रिवेंट है। इसके अलावा पीरियोडिक एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे-जैसे ग्रोइंग एज में जाते हैं बच्चे, उनका एग्ज़ामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जी मरियम चोकिंग भी हो जाती है बच्चों में, तो उससे भी हमें प्रिवेंट करना होता है। बच्चे कोई छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से माइलस्टोन्स हैं डेवलपमेंटल और ग्रोथ के, और बच्चे किस एज पीरियड में जाके किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं।
तो उसमें फिर क्या होता है कि बच्चे हर चीज़ जो है वो माउस के अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं। इस तरह उनमें कोई भी चीज़ जो है वो ट्रैप हो सकती है इज़िली, तो फिर वो ट्रैकिंग को लीड करेगी। ठीक है जी, पीरियोडिक एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, न्यूबॉर्न है, प्री स्कूलर है, टोडलर पीरियड है, किस पीरियड लेवल पे है और उसका एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। जी, बिल्कुल मुबीन, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बच्चे जो हैं वो वार्ड्स में एडमिट हैं, तो आपने हाइजीन भी उसकी खुद ही मेंटेन करनी होती है। ये गवर्नमेंट सेटअप में ऐसे होता है, या आप कह सकते हैं कि जहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चों की केयर वो प्रॉपर नहीं हो रही। वहाँ मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था, एक बात बताई थी कि हमारे यहाँ बीट का मतलब है कि जस्ट बच्चों को मेडिकेशन दे देना, ठीक है? इट्स इंटायरली रॉन्ग कंसेप्ट। आपने अब हम जैसे-जैसे डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता लगना चाहिए कि पीरियड्स एक्चुअली है क्या? इसमें टोटल केयर जो है आपने बच्चों को प्रोवाइड करनी होती है, और बच्चों के को तो करनी ही होती है, साथ में हमें उनके पेरेंट्स की नीड्स का भी ख्याल करना होता है, उनको भी केयर प्लान में इन्वॉल्व करना होता है। तो ये टफ जॉब है, ठीक है जी। इसके अलावा चाइल्ड इलनेस जो है उसमें हम फोकस करेंगे नेचर ऑफ इलनेस एंड केयर नीड, किस तरह की उसको इलनेस है और कौन सी केयर उसको चाहिए। प्लान फॉर चाइल्ड डिस्चार्ज सच एज चाइल्ड मेडिकेशन फॉलो अप एंड न्यूट्रिशन वगैरह उसका हम ख्याल करेंगे। जब डिस्चार्ज करना है तो प्रॉपर उसको हमने गाइड करना है कि आपने मेडिकेशन किस तरह से देनी है घर में जाके, फिर फॉलो अप कैसे करना है और न्यूट्रिशन कौन कौन सी देनी है, ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है, मेडिकेशन एरर इसमें आ जाते होते हैं कि जो घर वाले होते हैं उनको फैमिली मेंबर्स को समझ ही नहीं आती। अगर मेडिकेशन डबल डोज चली गई या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो बच्चों में एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और उनमें क्विकली जो है वो रिएक्शन होते हैं और उनमें डेथ के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमेशा मेडिकेशन जो है बच्चों को बहुत केयरफुली देनी चाहिए, ताकि उनके एरर से प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है जी। और फॉलोअप ज़रूरी है, इसके अलावा न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ग्रोइंग पीरियड में होते हैं, उनको सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसलिए न्यूट्रिशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यहाँ से ये हमारा लेक्चर ये वाला फिनिश हो गया है। ठीक है, now after that 10 minutes we will start our next lecture.
ओके, स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है आपको? नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डिस्कशन का वो है जी कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है जी, यूनाइटेड नेशंस ने चाइल्ड राइट्स पे जो है वो एक बहुत डिटेल डिस्कशन की थी, तो इसलिए हम इसको यूनाइटेड नेशन के नाम से याद रखते हैं, और इसलिए हम जब भी हम चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करेंगे तो हमारा मेन फोकस जो है वो कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड राइट्स पे होगा। ठीक है जी, और साथ में हम यूनाइटेड नेशंस को भी साथ में रिव्यू करेंगे। चलिए जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेक्स्ट लेक्चर इज व्हाट इज ह्यूमन राइट। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि एज अ ह्यूमन हमारे क्या क्या राइट्स होने चाहिए। ठीक है, आयशा आपको आवाज़ नहीं आ रही, क्लियर है आवाज़ के नहीं? इंटरनेट अपने असेस करें, स्टूडेंट्स चेक करें, अपने लिंक्स वगैरह असेस करें। हम्म, ओके, ठीक है जी, तो हम्म, ओके, अब आ रही है आवाज़ आपको सबको? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अगर हम डिस्कस करते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा व्हाट इज ह्यूमन राइट्स। ठीक है जी, ह्यूमन राइट पे हम बात करेंगे एज अ ह्यूमन हमारे क्या क्या राइट्स होने चाहिए, बेसिक नीड्स क्या होनी चाहिए, कौन कौन से किस किस कंट्री में ह्यूमन को किस तरह के राइट्स मिलने चाहिए, वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन डिस्कस करेंगे हु इज कंसीडर्ड अ चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड की कैटेगरी में कौन से लोग जो हैं वो आते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे। देन डिस्कस करेंगे व्हाट राइट्स डू यू थिंक यू शुड हैव एज अ चाइल्ड। ठीक है जी, अब आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से राइट्स थे या ऐसे कौन से राइट्स हैं जो कि आप समझते हैं कि एज अ चाइल्ड जो है वो चिल्ड्रन को मिलने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। देन है डू चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव देयर राइट्स प्रोटेक्टेड, क्या बच्चों के पूरी दुनिया में चिल्ड्रन जो जो बच्चे हैं उनके राइट्स जो है वो उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है या नहीं दी जा रही। आप लोगों ने देखा होगा कि लेबर चाइल्ड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारा उनके साथ मिसट्रीटमेंट भी किया जाता है, बच्चों से मेहनत मजदूरी कराई जाती है और हैवी किस्म का लेबर भी कराया जाता है, तो इस न्यूज़ के बच्चों के जो राइट्स हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हैव योर राइट्स एवर बीन वायलेटेड, हाउ डिड यू फील, जब आप लोग चिल्ड्रन चाइल्ड थे या आप लोग पीरियड एज में थे। ठीक है जी, तो आप लोगों ने खुद से फील करना है कि आपको क्या लगता है कि आपके कौन कौन से राइट्स थे, और आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आपके जो राइट्स हैं वो वायलेटेड हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है जी, वो फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन है हु मेक्स इंटरनेशनल लॉज, अब कुछ इंटरनेशनल लॉज बने थे वो हम डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड राइट्स पे किस किस ने बात की। जैसे कि नेम से मैंने फर्स्ट में स्टार्ट किया, यूनाइटेड नेशन ने इसने बात की थी चाइल्ड राइट्स पे और उसी ने इस पे इम्प्लीमेंट कराया था, फिर उसी ने जो सारी वो जो स्टेटमेंट बनाई थी, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो उसमें फोकस कर रहे थे, फिर उसमें हम देख रहे हैं उन फोर्सेज डन। ठीक है जी, और फिर किसने इन चीज़ों इन राइट्स को पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट कराया वो फिर हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे है हैव यू एवर हेयर्ड ऑफ द सीआरसी। ठीक है जी, ये सीआरसी जो है वो कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ऑफ चाइल्ड है। ठीक है जी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, अगर फर्स्ट स्लाइड है इसमें हम बेसिक फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। चिल्ड्रन राइट्स आर वायलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड एवरी डे। ठीक है जी, अब दुनिया में हर जगह पे ही वायलेशन की जा रही है, बच्चों को के जो बेसिक राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे।
तो वो वायलेशन की जाती है, ठीक है जी। और बहुत सारे प्रॉब्लम इसकी वजह से रेज हो रहे हैं, सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही हैं। और ऐसे बच्चे जिनके राइट्स वायलेटेड होते हैं, वायलेशन होती है, वो जब फ्यूचर में अडल्ट एज में जाते हैं तो वो क्रिमिनल माइंड के होते हैं, ठीक है जी। उनमें बहुत सारी फिर जो है वो क्राइम जो है वो पैदा हो जाते हैं और वो फिर इस तरह की एक्टिविटीज में ज़्यादातर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब अगर हम फिगर देखें तो 1 in every 6 चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड आर एंगेज इन चाइल्ड लेबर। अब आप ये देखें कि ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में चिल्ड्रन हैं जो कि चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी। अगर 1 करोड़ आबादी है किसी एरिया की तो आप देखें कि उसमें कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जो कि 6 करोड़ आबादी है तो उसमें 1 करोड़ आबादी जो है वो चिल्ड्रन की इन्वॉल्व होगी चाइल्ड लेबर में। आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल पे है और इस पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा 3 लाख चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन मोर देन 19 आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो होती हैं, ये जो जंगबाजी होती है या जो टेररिज्म होती है, उसमें आप ले सकते हैं 19 आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मोर देन 19। उसमें 3 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वर्ल्ड वाइड जो है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप इससे देख सकते हैं कि चाइल्ड राइट्स वायलेशन है, चाइल्ड लेबर कॉमन है, इसके अलावा टेररिज्म में उसका इन्वॉल्वमेंट आ गई है। तो यही लोग जो हैं वो जो माशरे का एक फिगर होते हैं और जब ये बहुत ज़्यादा तादाद में इन्वॉल्व होते हैं तो उस सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, an estimated 25 million children and adolescents are currently uprooted from their homes. दे मेक अप नियरली हाफ ऑफ द रिफ्यूजी पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी, अब इसमें ये है कि 25 मिलियन से 25 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो हैं, एक एस्टिमेशन है ना, ये भी एक एक्यूरेट फिगर नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ये तो ये वो वाले फिगर हैं जो कि काउंटेड हैं। अब बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि होमलेस होते हैं, वो पता ही नहीं होता कि घर से गायब हैं बच्चे, वो नहीं शो कराते, पेरेंट्स नहीं रिपोर्ट दर्ज कराते या पता ही नहीं चलता, फिगर में आता ही नहीं है। तो एस्टिमेटेड एक जो फिगर लगाया गया है वो ये है कि बच्चे और अडल्ट दोनों इसमें आते हैं और 25 मिलियन है वो अपने घरों से जो है वो डिस्प्लेस हो गए हैं, वो इधर उधर जो है वो रह गए। ठीक है जी। There are approximately 150 million street children worldwide between the ages of 3 and 18। अब 3 से लेके 18 साल की उम्र के दरमियान के जो बच्चे हैं उनमें से भी 1 मिलियन के करीब जो बच्चे हैं वो स्ट्रीट चिल्ड्रन कहलाते हैं। यानी कि वो गलियों में ही रहते हैं, उनको कोई घर नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है कि हमारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं या हमारा किस तरह का हमारा हमारा बर्थ प्लेस क्या है। वो स्ट्रीट चाइल्ड के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है जी। अबाउट 40% ऑफ दीज चिल्ड्रन आर होमलेस। ठीक है, जिनमें से 40% जो 150 मिलियन जो स्ट्रीट चाइल्ड हैं उसमें से 40% होमलेस हैं, विच इज एन अनप्रेसिडेंटेड नंबर इन हिस्ट्री, जो कि अनकाउंटेबल नंबर है। ठीक है जी, उसमें हम कोई फिगर जो है उसका वो लगवा नहीं सकते, ये जस्ट एक एस्टिमेशन है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, यकीनन इससे ज़्यादा ही का ही फिगर होगा कि वर्ल्ड वाइड बच्चे जो हैं कितने ज़्यादा होमलेस हैं, कितने ज़्यादा घर से किडनैप किए जाते हैं, होमलेस कर दिए जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं जब वो किडनैप करके लेके जाते हैं तो टेररिज्म में इन्वॉल्व कर देते हैं उनको। ठीक है जी, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कितनी स्टोरीज आप अगर देखते हैं तो उसमें यही होता है कि उसमें चाइल्ड इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो बच्चों को घरों से ले जाते हैं और उनको चाइल्ड टेररिज्म वगैरह में और उसमें चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, व्हाई डू वी हैव इंटरनेशनल लॉज। अब हमें इंटरनेशनल लॉज की क्यों जरूरत है, इसमें हम ये देखते हैं। टू एस्टेब्लिश एंड सपोर्ट द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है जी। अब हमने इसको एस्टेब्लिश करना है और सपोर्ट करना है इंटरनेशनल सिस्टम को, ताकि हम जितने भी बच्चे जो हैं वो वायलेशन में जा रहे हैं, चाइल्ड लेबर में जा रहे हैं, ताकि हम उनको सपोर्ट कर सकें और उनको एक कानून बना लेते हैं, एक लॉ बना लेते हैं जो कि जिस सोसाइटी में बच्चे रह रहे होते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। टू प्रोवाइड लीगल रूल्स टू रिजॉल्व मल्टीनेशनल डिस्प्यूट्स। और मल्टीनेशनल जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम जो है लीगल रूल्स ये प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज के लॉज डिफरेंट होंगे और कुछ के डिफरेंट होंगे, लेकिन इन दोनों कंट्रीज के दरमियान कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होगा, उसके लिए एक थर्ड पार्टी होती है
वो क्या करेगी, एक इंटरनेशनल लॉ जो है वो इसमें बना देगी, फिर जिससे दोनों दोनों जो कंट्रीज हैं उनको उससे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा टू हेल्प मेंटेन पीस इंटरनेशनली, ठीक है जी, इंटरनेशनल पीस जो है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है लॉज का होना, ताकि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक कंट्री कहता है कि मैंने जो है वो ब्लास्ट करना है, मैंने जो है तैयारा गिराना है या कुछ इस तरह से करना है, तो दूसरी कंट्री जो है वो भी उसके रिस्पॉन्स में यही कहेगा कि ठीक है, अगर आप मेरे कंट्री को तबाह करते हो तो मैं भी इसको कर देता हूँ। लेकिन इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं होती थी, जब इंटरनेशनल लॉज फॉलो किए जाते हैं तो भी इस तरह की सिचुएशन जो है वो नहीं होती, पीस रहता है। अच्छा जी, व्हाट इज अ कन्वेंशन? अब कन्वेंशन क्या है? अ कन्वेंशन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इट्स एन एग्रीमेंट स्पेशली अमंग नेशंस, usually created within an international organization such as our यूनाइटेड नेशन, ठीक है जी। अब ये कन्वेंशन का मतलब ये है कि ये एक स्पेसिफिक किस्म का इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है जी। अ, हमारे सिस्टम जो है वो कुछ लॉज को फॉलो करते हैं और कुछ को नहीं करते, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट जो है उसको पढ़ाने का यही मतलब है कि वो इन लॉज को फॉलो करे, ठीक है जी। सिस्टम, जाहिर सी बात है, सिस्टम जो है आप कह सकते हैं कि हर सिस्टम में यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा करप्शन है, कुछ लोग फॉलो करते हैं कुछ नहीं करते, तो फिर उसी वजह से बुराइयां जो हैं वो पैदा होती हैं। अगर हर बंदा फेयर होके चले और अच्छी एडवाइसेस दे और अच्छे तरीके से कानून को फॉलो करे, तो कहीं पे भी किसी किस्म की करप्शन ना हो, ना ही किसी की के राइट्स की वायलेशन हो, ठीक है जी। चलें अटेंडेंस लेते हैं। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम दिस स्लाइड, टाइम इज शॉर्ट। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अरीज फातिमा और अरूज फातिमा प्रेजेंट है, किधर है?
Okay, students, take care. We will meet you in inshallah next lecture, and in the next lecture we will discuss about epidemiology. So have a review of epidemiology and learn something about new about epidemiology. Okay. Okay. Allah Hafiz.